नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 19 फरवरी 2017 को तृतीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है? यानी कोई ओपन सर्किट है और उसका प्रतिरोध ऊंचा है। ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ कैसा होता है? खुला परिपथ, खुला परिपथ कौन सा होता है? मान लो ये सप्लाई स्रोत है, ये संबंधक युक्ति है, ये मान लो नियंत्रण युक्ति स्विच है, ये उपभोग युक्ति है। तो ये तो हो गया एक पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ। खुला परिपथ कौन सा होगा? मान लो स्विच ओपन कंडीशन में है, ये खुला परिपथ है। या स्विच तो क्लोज है, जबकि लैंप जल गया है तो लैंप ओपन है, तो ये भी ओपन सर्किट होगा यानी खुला परिपथ होगा। या मान लो कहीं से तार ब्रेक हो गया है, तो ये हो गया ओपन परिपथ। तो खुला परिपथ के बारे में पूछा है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध तो क्या होगा? इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ से अब जो चालक है, मान लो ये ब्रेक हो गया तो प्रतिरोध हो जाएगा अनंत। यदि धारा के बारे में पूछ ले तो धारा का मान होगा इसमें शून्य। यानी एक ओपन सर्किट के अंदर परिपथ प्रतिरोध होता है अनंत, धारा का मान होता है शून्य, उपभोग युक्ति काम नहीं करती है। तो इसमें प्रतिरोध के बारे में पूछा है तो अनंत। कई बार शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछ लेते हैं, लघु परिपथ। लघु परिपथ कौन सा होता है? यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे? मान लो कि ये एक लैंप है, यानी ये सप्लाई स्रोत है, यानी ये सप्लाई स्रोत है, ये नियंत्रण युक्ति है, संबंधक युक्ति है, मान लो ये लैंप लगा हुआ है, तो ये तो हो गया एक पूर्ण परिपथ या क्लोज सर्किट। और यदि ये लैंप लघु परिपथ हो जाए तो ये हो गया लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछ ले तो प्रतिरोध क्या होता है? शॉर्ट सर्किट परिपथ का प्रतिरोध होता है शून्य। और यदि धारा का मान पूछ ले तो धारा का मान होता है अनंत। किसमें? लघु परिपथ में, यानी शॉर्ट सर्किट में। इसमें खुले परिपथ के बारे में पूछा है, तो खुले परिपथ के अंदर परिपथ प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ प्रतिरोध अनंत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। किस ऑप्शन में है? देखो बी में, देखो अनंत, तो राइट आंसर हो गया अनंत यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज क्या है? फ्यूज क्या है? ऑप्शन देखो, माउंटिंग उपकरण, सह यानी एसेसरीज, नियंत्रण उपकरण या सुरक्षा उपकरण। तो फ्यूज है वो एक सुरक्षा उपकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा उपकरण, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग निम्न में से किस वोल्टता पर किया जाता है? यानी जो सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर है, यानी जो डिस्क प्रकार का, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो डिस्क प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग 11 केवी से ऊपर की लाइनों में किया जाता है। ऑप्शन देखो, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट में नहीं किया जाता है, 110 वोल्ट इसमें भी नहीं किया जाता है, 33 केवी यानी 33,000 वोल्ट इसमें किया जाता है, 230 केवी, 230 केवी की लाइन नहीं होती, 220 केवी की होती है। यदि यहाँ पे 220 केवी दिया होता तो ये भी सही होता, जबकि यहाँ 230 केवी दे रखा है, जबकि 230 केवी की कोई लाइन नहीं होती है। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी की 33 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार के लिए उपयोग की गई शक्ति होती है। स्टार डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार यानी थ्री फेज परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है? थ्री फेज परिपथ के अंदर शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो थ्री फेज के अंदर शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? E बराबर होता है BL, यानी एक तो होता है तीनों बता देता हूं मैं। डीसी परिपथ में क्या होता है? देखो डीसी परिपथ में P बराबर होता है V इंटू आई। सिंगल फेज एसी परिपथ में, सिंगल फेज एसी परिपथ में होता है
P बराबर V इंटू आई इंटू शक्ति गुणांक cos पाई। 3 फेज एसी परिपथ में P बराबर होता है 3 VP इंटू IP इंटू शक्ति गुणांक cos पाई, या P बराबर इसका दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, √3 VL IL शक्ति गुणांक cos पाई। तो यानी एक तो होता है √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई, और एक होता है यदि फेज वोल्ट और फेज करंट दे रखा हो तो 3 यानी 3 VP इंटू IP इंटू cos पाई, और यदि लाइन वोल्ट और लाइन करंट दे रखा है तो √3 VL इंटू IL इंटू cos पाई। इसमें क्या है देखो, सूत्र देखो कौन सा है, एम ए साइन यानी शक्ति गुणांक यानी साइन थीटा दे रखा है, बी के अंदर देखो 3 VL IL cos पाई दे रखा है, ये तो या VL और IL दे रखा है तो √3 होना चाहिए, और VP और IP दे रखा है तो 3 होता है, ये भी नहीं होगा। सी देखो √3 VL इंटू IL इंटू शक्ति गुणांक सही है। डी में क्या है, √3 VP इंटू IP इंटू cos थीटा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से होगा कि √3 VL इंटू IL इंटू शक्ति गुणांक, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्यों चिन्ह से व्यक्त करते हैं, यानी क्यों चिन्ह से किसको व्यक्त करते हैं। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, इसको एल चिन्ह से प्रयुक्त करते हैं, यानी एल होता है इसका। बल गुण टॉर्क का प्रतीक टी होता है। धारिता क्या है, आवेश यानी कैपेसिटेंस सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कि विद्युत आवेश को हम क्यों चिन्ह से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 110 वोल्ट पर चलने वाली डीसी मोटर का वेग ईएमएफ 100 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा। क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, कोई मोटर है, कोई भी हो सकती है सीरीज या शंट, कोई भी मान लो। यदि 110 वोल्ट पर चलने वाली डीसी मोटर, मान लो कोई मोटर है, यह है आर्मेचर, और मान लो कि यह शंट मोटर है, तो क्या दे रखा है इसमें कि 110 वोल्ट पर, यानी आपूर्ति वोल्ट कितना है 110 वोल्ट पर चलने वाले डीसी मोटर का वेग ईएमएफ एबी बराबर कितना बता रहा है 100 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध आरए बराबर है 0.5 ओम, तो आर्मेचर करंट आईए बराबर क्या होगा। आर्मेचर करंट यानी इस आर्मेचर में से प्रवाहित धारा IA बराबर क्या होगा। तो IA बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, तो VA/RA। IA बराबर हो जाएगा VA यानी आर्मेचर में खपत वोल्ट बटा आर्मेचर का प्रतिरोध। अब आर्मेचर में खपत वोल्ट कितना हो रहा है, देखो 110 वोल्ट ये है, तो 110 वोल्ट यहाँ पर आएगा, तो आर्मेचर को हम 110 वोल्ट दे रहे हैं, और विरोधी विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है 100 वोल्ट, तो खपत कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर। तो क्या हो जाएगा, देखो VA बराबर हो जाएगा, यानी आर्मेचर के द्वारा खपत वोल्टेज VA बराबर होता है, हो जाएगा V माइनस EB। V का मान कितना है 110, EB का मान कितना है 100, तो VA का मान कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अभी VA का मान कितना है 10 वोल्ट, तो IA बराबर क्या हो जाएगा, IA बराबर VA/RA। VA का मान कितना है 10, RA का मान कितना है 0.5, IA बराबर क्या हो जाएगा 20 एम्पियर। तो आर्मेचर में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा 20 एम्पियर, यानी इस आर्मेचर में से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी 20 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 एम्पियर, किसमें देखो डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एन टाइप अर्धचालक कौन सा होगा। एन चालक पूछा है, ऑप्शन देखो बिना आवेश के, विद्युत रोधक, ऋण आवेशित या धन आवेशित, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऋण आवेशित। एन प्रकार का अर्धचालक है तो ऋण आवेशित,
और पी प्रकार का अर्धचालक है तो धन आवेशित। तो यहाँ एन पूछा है तो क्या हो जाएगा ऋण आवेशित, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि ऋण आवेशित है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलती है तो शिल्प का मान क्या होगा। यानी एक प्रेरण मोटर है जो सिंक्रोनस गति पर चल रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी रोटर गति और तुल्यकालिक गति दोनों, यानी जो इसकी स्टेटर की जो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति है वो और रोटर गति दोनों समान हो जाएगी, तो अंतर कितना होगा 0 होगा। तो शिल्प का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि मोटर की स्टार्टिंग के समय शिल्प क्या होगी जब वो घूर्णित होना प्रारंभ करती है, यानी 0 गति पर होती है तो 100% होती है शिल्प, यानी जो अंतर होता है वो पूर्ण होता है, यानी जो सिंक्रोनस गति होती है उतनी होती है इसकी शिल्प, यानी पूर्ण होती है या इकाई कह सकते हैं इसे हम। और तुल्यकालिक गति पर चलती है तो 0 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम पावर स्टेशन में उष्मा का अधिकतम नुकसान निम्न में से किस में होता है। यानी जो स्टीम पावर स्टेशन है उसमें जो उष्मा की अधिकतम हानि होती है वो किस में होती है। ऑप्शन देखो, संघनित्र यानी कंप्रेसर, बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग इकाई। तो जो कंप्रेसर होता है यानी संघनित्र होता है उसके अंदर होती है अधिकतम जो दे रखे इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए संघनित्र के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व का सूत्र क्या है। फ्लक्स घनत्व क्या होता है, यानी जो कुल फ्लक्स बटा क्षेत्रफल, यानी फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो जाएगा, यानी फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है कुल फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। फ्लक्स बटा क्षेत्रफल, फ्लक्स को हम किस में देते हैं वेबर में, और क्षेत्र यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा फ्लक्स बटा क्षेत्रफल का एरिया, और फ्लक्स घनत्व को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा 5 बटा ए। तो फ्लक्स बटा एरिया, तो फ्लक्स घनत्व बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा एरिया। किस ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन देखो 5 बटा एरिया। कई बार इसका मात्रक भी पूछ लेते हैं तो इसको फ्लक्स में किस में लेते हैं वेबर में, और एरिया किस में आ जाएगा वर्ग मीटर में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। तो यदि इसकी फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछ ले तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और इसमें डायरेक्ट पूछा है तो बी बराबर हो जाएगा 5 बटा एरिया, यानी फ्लक्स बटा एरिया। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से किस के माध्यम से करंट प्राप्त किया जाता है। यानी कोई जनरेटर है उसमें जो आर्मेचर से जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो बाह्य माध्यम से किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो कम्यूटेटर सेगमेंट यानी दिक् परिवर्तक के द्वारा लिया जाता है जनरेटर के अंदर। यदि अल्टरनेटर होता तो स्लिप रिंग के माध्यम से लिया जाता। तो अब ऑप्शन देखो, फील्ड वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग, स्लिप रिंग या दिक् परिवर्तक। तो दिक् परिवर्तक होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि दिक् परिवर्तक के द्वारा लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक मूलतः किस प्रकार का उपकरण होता है। यानी जो ट्राइक है वो किस प्रकार का है, तो ट्राइक होता है बाई डायरेक्शनल इकाई जो यूनिट होती है। तो ऑप्शन देखो, ट्राई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस सही है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस या क्वाड्रा डायरेक्शनल डिवाइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बाई डायरेक्शनल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मान के शंट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है। यानी निम्न मान का शंट प्रतिरोध एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली यानी एक मूविंग कॉइल यंत्र है, स्थायी चुंबक चल कुंडली यानी पीएमएमसी यंत्र है, इसके साथ में कम मान का शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो ये किस प्रकार का यंत्र बनेगा। यानी एक कोई मीटर है, मीटर कौन सा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी यंत्र है,
इसके समांतर क्रम में निम्न मान का शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो यह जो यंत्र है वो कौन सा यंत्र बनेगा? यानी एक जो मीटर है इसके समांतर क्रम में कम मान का शंट प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो यह यंत्र कौन सा बनेगा? यह एमीटर बनेगा। और यदि श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध के बारे में कह दे कि इस मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा रहे हैं तो कौन सा बनेगा? तो यह वोल्ट मीटर बनेगा। यानी श्रेणी क्रम में उच्च मान का लगा रहे हैं तो वोल्ट मीटर, समांतर क्रम में निम्न मान का लगा रहे हैं तो यह एमीटर बनेगा। तो इसमें क्या है, यही पूछा है कि शंट प्रतिरोध है, निम्न मान का लगा रहे हैं और यानी कम मान का समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एमीटर बन जाएगा। तो इसका उपयोग एमीटर के रूप में करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी श्रेणी लैंप हीटर एलिमेंट की सत्यता की जांच करते हुए यदि एलिमेंट खुला हो तो लैंप में क्या होगा? यानी कोई हीटर है, उसके हीटिंग एलिमेंट की लैंप से जांच कर रहे हैं। मान लो ये हीटर है, हीटर का जो एलिमेंट है इसको एक टेस्टिंग लैंप से चेक कर रहे हैं। ये हो गया लैंप, यानी ये लैंप की प्रोब्स। इस प्रकार से यानी जो लैंप है, इस हीटर जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी उसको टेस्टिंग लैंप से जांच कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, यदि एलिमेंट खुला हो, यदि इसका एलिमेंट टूटा हुआ है, यानी हीटर का जो एलिमेंट है, जो अंदर एलिमेंट लगा हुआ है इसके, ये टूटा हुआ है तो क्या होगा? लैंप नहीं जलेगा। यानी ओपन सर्किट है तो लैंप नहीं जलेगा। ऑप्शन देखो, चमकता है, तेज चमकता है, नहीं चमकेगा, धीमा चमकता है तो नहीं चमकेगा, यानी लैंप नहीं जलेगा या नहीं चमकेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो वेग ईएमएफ में क्या होगा? यानी वेग ईएमएफ में क्या होगा यदि मोटर की गति बढ़ाते हैं तो कोई भी मोटर है इसके अंदर जो वेग ईएमएफ है किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ए बी बराबर होता है फाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। तो ए बी किसके समानुपाती है? यानी ए बी समानुपाती फ्लक्स, ए बी समानुपाती जेड, ए बी समानुपाती एन, ए बी समानुपाती पी और ए बी विलोमानुपाती समानुपात ए। तो इसमें क्या है कि किसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है, एन बढ़ाई जाती है, तो ईबी में क्या होगा? समानुपाती का संबंध है। यदि एन बढ़ा रहे तो ईबी भी बढ़ेगा, घटा रहे तो घटेगा। तो इसमें बढ़ाई जा रही है तो एन बढ़ाई जा रही है तो ईबी भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब देखो ऑप्शन किसमें शून्य हो जाता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि बढ़ता है। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानि स्थिर होती है? यानी ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानि स्थिर होती है? ट्रांसफार्मर में दो हानि होती है, एक तो लो हानि और एक ताम्र हानि। लो हानि शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है, जबकि ताम्र हानि भार के वर्ग के अनुपातिक परिवर्तित होती है, यानी भार के वर्ग के समानुपाती परिवर्तित होती है। तो इसमें पूछा है किस तरह की हानि स्थिर होती है? तो लो हानि होती है, वो स्थिर होती है। लो हानि दो प्रकार की होती है, भंवरदार हानि और हिस्टैरिसीस हानि। तो देखो ऑप्शन देखो, घर्षण हानि, ताम्र हानि, लो हानि, विंडोज हानि। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा हानि, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, लोहा हानि। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मोटर में अब केंद्रीय स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में रखा जाता है? यानी कौन सी मोटर है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जो स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग या हम सहायक वाइंडिंग कहते हैं इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो मोटर जो सिंगल फेज मोटर होती है
जो प्रतिरोध स्टार्ट या कैपेसिटी स्टार्ट होती है इसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है। तो कैपेसिटर कौन सी मोटर है? मान लो ये मुख्य वाइंडिंग है, ये रोटर है और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हो गया संधारित्र और ये हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो कौन सी मोटर हो जाएगी ये? यानी कैपेसिटर मोटर तीन प्रकार की होती है, एक तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एक कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर और एक केवल कैपेसिटी स्टार्ट मोटर। तो ये है केवल कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, यानी कैपेसिटी स्टार्ट मोटर है, इसके अंदर ये डायरेक्ट श्रेणी क्रम में लगाया जाता है इसके। जबकि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता है। जबकि कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसके अंदर एक कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल उच्च मान का जो कैपेसिटर होता है वो तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा के साथ श्रेणी क्रम में, और एक कम मान का कैपेसिटर डायरेक्ट यहाँ लगाया जाता है। तो जो ये प्रश्न में पूछा है ये कौन सा हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ऑप्शन देखो, रिलक्टेंस मोटर नहीं, कैपेसिटी स्टार्ट मोटर से यूनिवर्सल मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से होगा कि कैपेसिटी स्टार्ट मोटर होगी। तो बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी क्यों क्यों का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन देखो, अज्ञात वोल्टता का पता करने के लिए नहीं, वोल्टता नहीं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं तो ये नहीं होगा। अज्ञात पावर ज्ञात करने के लिए नहीं, अज्ञात आवर्ती ज्ञात करने के लिए नहीं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सही है। यानी प्रतिरोध जो अज्ञात मान प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का औजार को उस माइका शीट के वर्गाकार छिद्र काटने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड लगाया जाता है? यानी एक कोई माइका शीट अब्र की शीट है उस पर वर्गाकार चौकोर छेद काटना है, किस औजार का प्रयोग करेंगे? टेनन सा, कारपेंटर सा, की होल सा, हेक्सा। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से की होल सा का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? की होल सा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइन वेव एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, आरएमएस मान क्या होगा? यानी एक साइन वेव है जिसका उच्चतम मान मैक्सिमम मान दे रखा है, यानी ई मैक्सिमम बराबर दे रखा है 100 वोल्ट, और ई आरएमएस ज्ञात करना है, यानी वोल्ट आरएमएस मान क्या होगा? तो सूत्र क्या हो जाएगा? ई आरएमएस बराबर हो जाएगा 0.707 ई मैक्सिमम। तो आरएमएस मान कितना हो जाएगा? 0.707, मैक्सिमम मान कितना है 100, तो कितना हो जाएगा? 70.7 वोल्ट। तो आरएमएस मान कितना हो जाएगा? 70.7 वोल्ट। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में देखो 70.7 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया सी 70.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल आयरन शेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? निकिल आयरन शेल होता है, इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, निकिल हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? यानी जो विसर्जन लैंप है वो नहीं है, इनमें से कौन सा? सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप डिस्चार्ज लैंप होता है। HPMV यानी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, तो ये भी डिस्चार्ज लैंप यानी हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है, ये भी डिस्चार्ज लैंप है। अगला है फ्लोरोसेंट लैंप यानी ट्यूबलाइट, ये भी डिस्चार्ज लैंप है। इनकैंडिसेंट लैंप यानी तप्त दीप्ति लैंप जो तंतु अपना होता है GLS काम में लेते हैं, जनरल लाइटिंग सिस्टम में जो लैंप काम लेते हैं वो, ये डिस्चार्ज लैंप नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा कि इनकैंडिसेंट लैंप है, वो डिस्चार्ज लैंप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक श्रेणी सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा? प्रश्न में क्या दे रखा है? कोई श्रेणी परिपथ है जिसके अंदर 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 30 ओम के। मान लो इस प्रकार से ये 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का मान है
30 ओम, कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? मान लो ये R1, R2, R3, इसका मान है 30 ओम, इसका मान भी है 30 ओम, इसका मान भी है 30 ओम। तो कुल रेजिस्टेंस RT बराबर यानी RT बराबर क्या होगा? तो देखो श्रेणी परिपथ में कुल रेजिस्टेंस RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है? 30। R2 का मान कितना है? 30। R3 का मान कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 90 ओम। इसका डायरेक्ट सूत्र भी है एक, यानी समान मान के प्रतिरोध है तो RT बराबर हो जाएगा R इंटू एन। R का मान कितना है? एक प्रतिरोध का मान यानी 30। संख्या कितनी है? 3। कितना हो गया? 90 ओम। यदि समान मान के प्रतिरोध है तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्या ये भी है? तो क्या हो जाएगा? 90 ओम, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 90 ओम। देखो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। देखो 90 ओम, तो राइट आंसर हो गया डी, 90 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आवृत्ति पर XL बराबर XC होता है? यानी वह कौन सी आवृत्ति है जिस पर X यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान समान होता है? तो वह अनुनाद आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, अनुनाद या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक आवृत्ति, निम्न आवृत्ति, उच्च आवृत्ति या अनुनाद आवृत्ति? तो राइट आंसर हो गया अनुनाद आवृत्ति, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी अनुनाद आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है? यानी जंक्शन के बारे में पूछा है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं। तो एक जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर दो तो होते हैं जंक्शन, और यदि परतों के बारे में पूछ ले तो 3 परत होती है। इस प्रकार से होती है, देखो मान लो ये 3 परत, 1 2 और 3 जंक्शन पूछे तो एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन ये हो गया। मान लो ये पी ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर मान लो ये संयोजक सिरे हो गए इनके, यानी ये तो हो गया बेस, ये मान लो कि कलेक्टर और ये एमीटर। यदि एनपीएन है तो भी यही कंडीशन रहेगी, एन पी एन, ये हो गया कलेक्टर, ये बेस और मान लो ये एमीटर। तो इसके अंदर परत के बारे में पूछ ले तो 1 2 और 3। यदि जंक्शन के बारे में पूछ ले तो जंक्शन 2। तो इसमें जंक्शन के बारे में पूछा है कि एक ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने होते हैं? तो 2 जंक्शन होते हैं, 1 और ये 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जंक्शन। किसमें? सी ऑप्शन में। देखो 2 जंक्शन, तो राइट आंसर हो गया सी, 2 जंक्शन। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।